हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम चालू करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें चाहिए रहेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, ये इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलेंगे। इससे हम डीएनए को कट कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम। उसके बाद हमें चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम। देन हमें क्या चाहिए, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए एक वेक्टर। और वेक्टर को जब हम अपने डिजायर्ड डीएनए के साथ अटैच कर लेंगे, तब हमें चाहिए रहेगा एक होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे टूल्स हैं जो हमें चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट वन, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम ये जो पहला वाला टूल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो विल स्टार्ट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। चेंज द पेन। ओके, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कब ढूंढा गया था, कब पाया गया था, तो इट वाज फाउंड इन द ईयर 1963। तो 1963 में हमको ये एंजाइम मिला था। कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमने देखा कि टू एंजाइम्स वर आइसोलेटेड। ठीक है, तो इन द ईयर 1963 टू एंजाइम्स वर आइसोलेटेड। कहाँ से निकाला गया था इनको, इनको निकाला गया था ई कोलाई से। तो टू एंजाइम्स वर आइसोलेटेड, और ये एंजाइम्स क्या कर रहे थे कि ये एंजाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। They were restricting the growth of bacteriophage. In E. coli, मतलब बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ ये ई कोलाई में नहीं होने दे रहे थे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को। कहाँ पे, ई कोलाई में। मतलब ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, अटैक किया, और ये ग्रो नहीं हो पा रहा था। कौन नहीं ग्रो हो पा रहा था, बैक्टीरियोफेज ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो लेट मी टेक अ एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डायग्राम। तो ये हमारा, ये मान लो है हमारा ई कोलाई। ठीक है, तो ये है हमारा ई कोलाई। इसको किसने अफेक्ट किया, तो इसको अफेक्ट कर रहा है हमारा बैक्टीरियोफेज। तो ये रहा हमारा बैक्टीरियोफेज जो इसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसका हम जेनेटिक मटेरियल बना देते हैं। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो हमारा ई कोलाई है, ई कोलाई का खुद का भी अपना जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये ई कोलाई का खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है। अब जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज इस ई कोलाई को अटैक करने आया, तो ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था, जब वो अंदर एंटर हुआ, जब वो इस ई कोलाई के अंदर एंटर हुआ, तो इसके डीएनए को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। तो इसके डीएनए को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में किसने कट कर दिया, तो यहीं से हमारी डिस्कवरी होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको इसके अंदर, ई कोलाई के अंदर दो तरीके के एंजाइम पाए गए। तो पहला एंजाइम क्या पाया गया, जो क्या कर रहा था, वो डीएनए को कट कर रहा था। तो पहला एंजाइम जो मिला, इट वाज कटिंग द डीएनए। कौन सा डीएनए, अपने डीएनए को नहीं काट रहा था वो, तो क्या कर रहा था, दूसरे डीएनए को काट रहा था। मतलब जो उसके अंदर आ रहा था उसे, मतलब नॉन सेल्फ डीएनए को काट रहा था। और इसे हम क्या बोलेंगे, इस एंजाइम को हमने बोल दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोला इसको हमने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा एंजाइम यहाँ से मिला, वो क्या कर रहा था कि इट वाज एडिंग मिथाइल ग्रुप। इट वाज एडिंग मिथाइल ग्रुप टू सेल्फ डीएनए। वो अपने खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। ठीक है, तो सेल्फ डीएनए पे क्या ऐड कर रहा था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, और इस एंजाइम का नाम था मिथाइलेज। ओके, इस एंजाइम का क्या नाम था, इस एंजाइम का नाम था मिथाइलेज, और इस एंजाइम का नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो हमें दो एंजाइम्स यहाँ से मिले। कौन से दो एंजाइम, एक तो हमें मिला मिथाइलेज, आई विल जस्ट हाईलाइट इट। ठीक है, तो हमें एक तो मिला यहाँ से मिथाइलेज, और दूसरा हमें मिला
restriction enzyme. Okay, we'll move forward. अब हम एंजाइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे. तो पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो HIND-2 है, दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम. ठीक है, तो HIND-2 हमारा क्या है, तो इट इज फर्स्ट, तो हम कह सकते हैं कि इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, और इसको आइसोलेट कब किया गया था, इट वाज आइसोलेटेड आफ्टर HIND-1. HIND-1 के बाद इसको आइसोलेट किया गया था. ठीक है, अब जो हमारा HIND-2 है, ये क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और इसका नाम 2 इसीलिए है, HIND-2 इसलिए है क्योंकि इसका जो आइसोलेशन है वो HIND-1 के बाद हुआ था. यहाँ पे जो अभी हम नॉमेनक्लेचर में देख लेंगे कि इसका नाम HIND-2 क्यों है. अब इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो 6 बेस पेयर का था, तो इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो कितने बेस पेयर का है, 6 बेस पेयर का है. 6 बेस पेयर का इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है. मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो जगह होती है जहां से ये पर्टिकुलर एंजाइम कट करेगा. मतलब वो देखेगा कि ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है जहां पे प्रेजेंट होंगे वहीं पे इसको कट करना रहेगा. ठीक है, तो ये होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस. अब हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर. तो हम एग्जांपल के लिए एक एंजाइम ले लेते हैं, जिस एंजाइम का नाम क्या है, ई कोराई. ठीक है, तो ये हमने एक एंजाइम ले लिया, ई कोराई या EcoR1. अब हम यहाँ पे देखेंगे एंजाइम का नॉमेनक्लेचर. हम देखेंगे कि इस एंजाइम का हमने नाम कैसे रखा है. बिफोर दिस एक चीज और इसमें ऐड कर लेंगे कि ये जो HIND-2 है, ये तो हमारा फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है. ठीक है, जो HIND-2 है हमारा, ये क्या है, लेट मी ऐड वन मोर थिंग. तो HIND-2 हमारा क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है. उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे. ओके, उसके बाद हम ये एक चीज और देखेंगे कि अभी तक मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने आइसोलेट कर लिया है. आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम मोर देन 230 बैक्टीरियल स्पीशीज, 230 strains of bacteria. और इन सबकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं, इन सबके डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं या रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं. तो हमने अभी तक मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर लिया है फ्रॉम मोर देन 230 strains of bacteria, एंड दे रिकॉग्नाइज, ये क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइज डिफरेंट, इन सबके क्या होते हैं, डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं. ठीक है, मतलब इन सब पे डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं. रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो पॉइंट होते हैं जहां से हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कट करते हैं. अब हम जो बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर है, सॉरी रिकॉग्निशन, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि नाम कैसे रखा है इस एंजाइम का. इस तरीके से जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम हमने ई कोराई क्यों रखा है, तो हम देखते हैं. लेट मी शिफ्ट दिस. ये तो शिफ्ट ही नहीं हो रहा, वापस नहीं चला जा रहा है. दिस इज नॉट शिफ्टिंग, मना कर रहा है. तो चलो जाने दो. ई कोराई, तो हम स्टडी करेंगे ई कोराई के बारे में. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये जो ई कोराई एंजाइम है, ये कहाँ से निकाला गया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो ये जो ई कोराई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको निकाला गया था इश्चेरिचिया कोलाई से. ठीक है, इश्चेरिचिया कोलाई से निकाला गया था. जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक द इरेजर, थोड़ा सा गलत हो गया है.
तो इसको कहाँ से निकाला गया था? इसको निकाला गया था एस्चेरिचिया कोलाई से। ओके, तो इट वाज टेकन आउट फ्रॉम बैक्टीरियल स्पीशीज जिसका नाम है ई कोलाई, मतलब एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई की RY13 स्ट्रेन थी, ये स्ट्रेन का नाम है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेन का नाम RY13, यहाँ से इसको निकाला गया था। अब यहाँ पे ये जो एस्चेरिचिया कोलाई है, इसमें ये जो ई है, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस का नाम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो CO है, ये हम देखेंगे ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पीशीज का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एस्चेरिचिया कोलाई से जो ई लिया है, ये जीनस का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमने CO लिया है वो स्पीशीज का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। R बता रहा है कि कौन सी स्ट्रेन है, मतलब रफ है या स्मूथ है, और I बता रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या था। तो I हमें क्या बताता है? जैसे कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि इस ऑर्डर में इस एंजाइम का आइसोलेशन हुआ था। अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, अब नेक्स्ट चीज हमें देखना है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस फैमिली को बिलोंग करते हैं, मतलब कौन से एंजाइम के ग्रुप को आते हैं? तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एंजाइम के ग्रुप्स पढ़े थे, तो हम देखेंगे कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा, जस्ट अ सेकंड, तो ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? तो ये न्यूक्लियेसेस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो इट बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है? न्यूक्लियेसेस एक एंजाइम का ग्रुप होता है, ये उसको बिलोंग करता है। और ये क्या करते हैं? ये डीएनए को कट करते हैं एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हो जाएगा हमारा एंडोन्यूक्लियेसेस और एक हो जाएगा हमारा एक्सोन्यूक्लियेसेस, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा न्यूक्लियेसेस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, और ये न्यूक्लियेसेस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियेसेस हैं, न्यूक्लियेसेस, अब ये जो न्यूक्लियेसेस हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन सी दो कैटेगरी है? तो पहली है एक्सोन्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरा हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियेसेस और ये हो जाएगा एंडोन्यूक्लियेसेस। अब एक्सोन्यूक्लियेसेस क्या करते हैं? दे कट द डीएनए फ्रॉम द साइड्स, फ्रॉम द एंड्स। तो क्या करते हैं? कट डीएनए फ्रॉम द एंड्स, ठीक है। और एंडोन्यूक्लियेसेस क्या करेगा? इट कट्स द डीएनए, इट कट्स द डीएनए फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर में डीएनए को कट करेगा, ओके। अब हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो हम कह सकते हैं कि ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके, तो हम कह सकते हैं कि ईच, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास क्या होता है? इसके पास होता है अपना एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन साइट। तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइजेस a specific
specific palindromic nucleotide sequence। कहने का मतलब है कि सारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ना, इनके पास खुद का एक रिकॉग्निशन साइट होता है और ये उसी रिकॉग्निशन साइट पे जाके पर्टिकुलर डीएनए को कट करते हैं। तो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। और पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कि हम उसको स्टार्टिंग से एंड में पढ़े या एंड से स्टार्टिंग में पढ़े, दोनों का जो रीडिंग पैटर्न है वो कैसा आता है, सेम ही आता है, मतलब उसके रीडिंग पैटर्न में डिफरेंस नहीं आता है। इसको हम पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। जैसे कि हमने मॉम, अब हम यहाँ से यहाँ इसको पढ़ रहे हैं या यहाँ से यहाँ पढ़ रहे हैं तो सेम ही होगा, मॉम ही होगा। तो दिस इज नोन एज पैलिंड्रोम। ऐसे वर्ड्स को पैलिंड्रोम बोलते हैं जिसको हम स्टार्टिंग से एंड में पढ़ लें या एंड से स्टार्टिंग में पढ़ लें, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ई कोलाई का एग्जाम्पल दे रखा है तो हम ई कोलाई के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि हमारा जो ई कोलाई या इको RY1 एंजाइम था, ठीक है, तो हम यहाँ ई कोलाई के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने क्या ले लिया है, हमने एक वेक्टर ले लिया है। तो ये हमने वेक्टर डीएनए ले लिया है। तो हियर वी हैव टेकन द वेक्टर डीएनए। कहाँ चला गया है, इरेज हो गया। तो ओके, अरे कहाँ चला गया, बट व्हाई इट इज गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, why it is being rubbed again and again? अब यहाँ पे हम ई कोलाई की बात करते हैं। तो इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसमें 6 बेस पेयर होते हैं। तो ये है GAATTC, ठीक है, ये है GAATTC। तो यहाँ पे हम ये वापस बना देंगे GAATTC, ये इसका रिकॉग्निशन बेस पेयर होता है। तो हमें माने कि एंजाइम है, वाई इट इज हैपनिंग है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे कि हमने क्या ले लिया, हमारा वेक्टर डीएनए। तो ये हमने क्या लिया है, दिस इज आर वेक्टर डीएनए। तो ये हमने वेक्टर डीएनए लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम अपना फॉरेन या एलिन, यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉरेन डीएनए, जो हमारा एवियन डीएनए था या जो हमारा डिजायरेबल डीएनए था, तो वो हमने ले लिया। उसका भी हमको क्या करना है कि सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है, मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें कट करना है। तो हम सेम बेस पेयर उस वेक्टर डीएनए पे या फॉरेन डीएनए पे ये सेम ही बेस पेयर को ढूंढेगा। तो सेम बेस पेयर को इसने ढूंढ लिया। ये भी कैसा है, इसी तरीके से। नाउ दिस वन इज देयर, इट इज नॉट गोइंग ना, बट इफ आई एम ड्राइंग लाइक दिस देन व्हाई इट इज गोइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से बना दिया। अब हमने क्या किया, इसको ई कोलाई से कट कर दिया। तो ई कोलाई से हमने इसको कट कर दिया। ई कोलाई का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है, वो 6 बेस पेयर का GAATTC है। अब यहाँ पे जब हमने इसको ई कोलाई से कट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, अब सबसे पहले जो ई कोलाई होता है ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही काटेगा, ठीक है, हर जगह नहीं काटेगा ये। तो ये कहाँ काटेगा, ये काटेगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे GA पे। तो जहाँ जहाँ पे इसको ये GA दिखेगा वहां पे ये इसको कट करेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है ये कैसा हो जाएगा, ये G हो जाएगा, और नीचे वाला कैसा हो जाएगा, CTTAAG। यहाँ पे ये पूरा फ्री रहेगा, ठीक। ये तो कट के चला गया, तो यहाँ पे इसने कट लगा दिया, तो ये कट के निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ये AATTC, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा G। ओके, इस तरीके से हमारा ये जो स्ट्रैंड है ये बच जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कैसे एंड्स मिल रहे हैं।
तो हम देखेंगे यहाँ पे हमको मिल रहे हैं स्टिकी एंड्स। कैसे मिल रहे हैं? स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे स्टिकी एंड्स मिल रहे हैं दोनों तरफ, और ये जो स्टिकी एंड्स है ये क्या करेंगे, हमको ये दोनों ही डीएनए के पीसेस को जोड़ने के काम में आएंगे। तो हमें दिखा कि हमें क्या मिल चुके हैं, स्टिकी एंड्स मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों हमारे डीएनएज हैं इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। जो पीस ऑफ डीएनए है तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे बाय डीएनए लाइगेजेस। इससे ज्वाइन कर रहे हैं डीएनए लाइगेजेस। देखिए डीएनए लाइगेजेस को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये सीक्वेंस बन जाएगा GAATTC। यहाँ क्या हो जाएगा CTTAA एंड G। ये हमारा डीएनए सीक्वेंस जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो डीएनए सीक्वेंस जुड़ा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ हमने क्या रेडी कर लिया, यहाँ हमने रेडी कर लिया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। थैंक यू सो मच।